नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। और संसद में आज में साझा करेंगे संसद के दोनों सदनों का एजेंडा और चर्चा करेंगे माननीय सांसदों से। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं स्टूडियो में सुभाष बराला जी, सांसद हैं राज्यसभा के। दर्शन सिंह चौधरी भी हमारे साथ थोड़ी देर में उपस्थित रहेंगे। और आज संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह का तीसरा दिन है। दोनों सदनों में आज के एजेंडे को जानने से पहले आइए जान लेते हैं सदन में कल के प्रमुख कार्यों के बारे में। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार से जारी विशेष चर्चा पर कल प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य रखा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने सदन को बताया कि न्यू नॉर्मल भारत ने तय किया है कि आतंकी गतिविधियों के खिलाफ वो चुप नहीं बैठेगा और इस वजह से ऐसी गतिविधियों के मास्टरमाइंड की नींदें उड़ चुकी हैं। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। ये न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया ने देख लिया कि हमारी कार्यवाही का दायरा कितना बड़ा, स्केल कितना बड़ा। सिंदूर से लेकर के सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर ने तय कर दिया कि भारत में आतंकी हमले की, उसके आकाओं को और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसे ही नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही विशेष चर्चा पर अपने विचार रखे। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, किंतु एक भी नागरिक को क्षति नहीं पहुंची। ये बहुत ही संयमित ऑपरेशन था। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को रात को 1:04 से 1:24 तक चला। उसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और पूरी दुनिया ने इसके दृश्य देखे। साहब, इससे बड़ा संयमित हमला नहीं हो सकता। आजकल दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही, निर्दोष मर रहे। हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त किया, परंतु एक भी सिविलियन नहीं मारा गया, केवल और केवल आतंकी मारे। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की शुरुआत कल दोपहर 2 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वक्तव्य के साथ हुई। रक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए तब पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और इसे रोकने की गुजारिश की। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली सभापति महोदय, और हॉस्टिलिटीज रोकने की उनके डीजीएमओ के द्वारा पेश कर दी। हमारे डीजीएमओ के द्वारा नहीं, यह हॉस्टिलिटी रोकने की पेशकश पाकिस्तान के डीजीएमओ के द्वारा की गई और यह पेशकश इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि ऑपरेशन केवल स्थगित किया जाएगा, यह समाप्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया जाएगा। अगर पाकिस्तान के ओर से भविष्य में कोई आतंकी करतूत की गई तो हम फिर ऑपरेशन शुरू करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करेंगे। सभापति महोदय, हमारे सैनिकों का जो मनोबल है, मातृभूमि की रक्षा के प्रति जो उनका समर्पण है, ऑपरेशन सिंदूर में उसका दर्शन इस देश के 140 करोड़ से अधिक जनता ने देखा है।
प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक एयर बेस पर गए और उन्होंने सैनिकों से भेंट करके हमारी सेनाओं के ऊंचे मनोबल और उत्साह को देखा और अनुभव किया। मुझे खुद भी सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर हमारे जवानों से मुलाकात करने का अवसर मिला है। श्रीनगर के मिलिट्री बेस पर, भुज के एयर बेस पर और उधमपुर के कमांड सेंटर पर हर जगह मैंने देखा हमारे सैनिकों का मनोबल अपने बुलंदी पर है। सभापति महोदय, और अब जानते हैं दोनों सदनों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। लोकसभा में आज नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में वक्तव्य देंगे। संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री रवनीत सिंह संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देने वाले हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए संवैधानिक संकल्प पेश करने वाले हैं। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। वहीं राज्यसभा की बात करें तो आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर मंगलवार को राज्यसभा में शुरू हुई विशेष चर्चा आज भी जारी रहेगी। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ लोकसभा सांसद माननीय दर्शन सिंह चौधरी भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा शुरू करें उससे पहले हमारे सहयोगी पवन शर्मा संसद भवन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। संसद लोकसभा के भीतर आज क्या कुछ खास रहने वाला है? प्रतिबिंब, अगर आज की कार्रवाई की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें, एक बिल है मर्चेंट बिल, वो विशेष रूप से रहने वाला है उसमें। और अगर कल की बात करूं, जैसा हमने कहा कि लोकसभा में जो है वो चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पे पूरी हो गई, और उसमें जो अगर मुख्य बिंदु कहा जाए तो प्रधानमंत्री ने जो है वो एक बात कही कि किसी भी देश ने ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध विराम हुआ था, सीज फायर हुआ था, उसमें कोई भी भूमिका नहीं निभाई। ये प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ा टेक अवे था, बड़ा बयान था। और उसके विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने यही कहा था कि अगर ये किसी ने मध्यस्थता नहीं की तो आप क्यों नहीं कहते कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो जो हैं वो झूठे हैं और उनका बयान जो है सही नहीं है। तो ये मुख्य मुद्दा जो है वो रहा कल की चर्चा में। अगर आज की चर्चा की बात करूं तो जैसा हम जानते हैं प्रतिबिंब, लोकसभा में जो शुरुआत है वो प्रश्नकाल से होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की जो कार्यसूची, अगर मैं बात करूं इसमें कम्युनिकेशन मंत्रालय से संबंधित 3 प्रश्न हैं, रेलवे से संबंधित 7 प्रश्न हैं, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी जो मंत्रालय है उससे संबंधित 3 प्रश्न हैं, और IND से संबंधित इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय से संबंधित 2 प्रश्न हैं। अगर मैं प्रश्नों की बात करूं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें, मोबाइल कनेक्शन यूज्ड इन साइबर क्राइम में जो मोबाइल यूज किए जाते हैं वो उससे संबंधित प्रश्न है। ट्रेनों में एडिशनल जर्नल कोच जो है, सामान्य कोच जो लगती है उससे संबंधित प्रश्न है, जनता से जुड़ा सीधा मामला है। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कवच सिस्टम, जो रेल सुरक्षा का मामला है, कवच सिस्टम लगाना है रेलों में, वो जो है वो महत्वपूर्ण मुद्दा प्रश्न है। उसके अलावा 4G और 5G नेटवर्क जो है महाराष्ट्र में उससे संबंधित प्रश्न है। और साथ ही साथ OTT प्लेटफॉर्म जो है देश में जो चलते हैं जिसमें कि कहा जाता है कि उसका कंटेंट ठीक नहीं है, उसके रेगुलराइजेशन को लेकर
जो है वैसा भी प्रश्न है। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेपर ले होता है, प्रतिबिंब पेपर ले की बात करूं तो 8 मंत्री जो हैं आज पेपर ले करेंगे उसमें, और साथ ही साथ एक कमेटी है, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। उसकी रिपोर्ट जो है डी पुरंदरेश्वरी जो सांसद हैं वो पेश करेंगी। उसके अलावा जैसा आपने कहा अभी कि 5 मंत्री जो हैं वो अपने मंत्रालयों से संबंधित जो वक्तव्य देने वाले हैं, जो स्टेटमेंट रहती है मिनिस्टर्स की वो रहने वाली है। और इसके अलावा एक संविधान 129वां विधेयक है, उसके लिए ज्वाइंट कमेटी, उसके लिए भी एक मोशन आने वाला है। जो संविधान का 129वां संशोधन है उससे संबंधित जो ज्वाइंट कमेटी है वो जो है उसका भी एक प्रस्ताव आना है, ये कार्यसूची में शामिल है। और इसके बाद जो है प्रतिबिंब बहुत महत्वपूर्ण बिल है द मर्चेंट शिपिंग बिल 2024। ये बिल जो है 10 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। और इसका जो मुख्य मकसद है ये जो बिल है, क्योंकि मर्चेंट जो शिपिंग है उससे संबंधित ये बिल है। और बड़ा महत्वपूर्ण बिल इसलिए है क्योंकि इसका मकसद जो है वो मर्चेंट शिपिंग एक्ट है 1958 का एक्ट है, उसमें संशोधन है। और वो जो 2024 में है तो ये एकीकृत करता है, सेंट्रलाइज करता है जो मर्चेंडाइजिंग है, जो मर्चेंट शिप के थ्रू उसको एकीकृत करना और उसको संशोधित करना इस बिल का मुख्य मकसद है। और इससे सबसे बड़ी बात है इस बिल की, जो खास बात ये है कि जो समुद्री संधियां हैं उससे संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत जो दायित्व है जो भारत के भी रहते हैं और भारतीय जो पोत हैं, जो मर्चेंट शिप्स हैं, उसको सुनिश्चित करना है उन नियमों को। और इसके अलावा इसमें जो गठन की बात है वो नेशनल मर्चेंट शिपिंग बोर्ड की उसकी स्थापना होगी। और इसमें प्रावधान ये भी किया गया है कि समुद्री प्रशासन के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी नियुक्ति हो गई, इस बोर्ड के थ्रू उनकी नियुक्ति की जाएगी। और इसके साथ साथ सारे के सारे जो पोत हैं उनका पंजीकरण जरूरी होगा, चाहे वो पोत प्रवासी भारतीयों के हो चाहे भारतीयों के हो, तो उन पोतों का पंजीकरण करना जरूरी होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इन पोतों के जरिए जो मर्चेंटाइज जो शिप्स होते हैं उसके जरिए जो प्रदूषण होता है समुद्र में, उसको भी रेगुलाइजेशन करने की बात है। क्योंकि जो प्रदूषण होता है इन समुद्री शिप्स के थ्रू, उसमें एक मार्पोल कन्वेंशन है प्रतिबिंब, और इसके साथ ही एक एंटी फाउलिंग सिस्टम कन्वेंशन है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है। उन नियमों का पालन करना पड़ता है जो भी अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग होती है, जो मर्चेंटाइजिंग होती है, तो उसको रेगुलाइज करने का भी ये मामला है। कुल मिलाकर ये है कि जो भारतीय मर्चेंटाइजिंग है, शिपिंग है, उसको सुनिश्चित करना, और जो भारतीय पोत हैं, जिन पोतों पर भारतीय तिरंगा लगा है, उस मर्चेंटाइजिंग को उसको विकसित करना, उसको एकीकृत करना और एक ही अम्ब्रेला के अंदर लाना। इसलिए जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है पवन, और आपने बहुत विस्तार से इस पर जानकारी उपलब्ध करवाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन जी, आज क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है लोकसभा के भीतर, वो साझा कर रहे थे हमारे सहयोगी पवन शर्मा। कल की बात करें तो कल बहुत ही महत्वपूर्ण रही, संपन्न हो गई पूरी चर्चा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और प्रधानमंत्री का अब तक का शायद लोकसभा के भीतर दिया गया सबसे बड़ा भाषण, सबसे बड़ा वक्तव्य था। क्या कुछ कहना है आपका? मैं आभारी हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से देश की जनता को और संसद के माध्यम से विपक्ष और सभी साथियों को बताने का काम किया है कि किस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर हमारा सफल हुआ है। इसके पूर्व में भी माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने और माननीय विदेश मंत्री जी ने और सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने वक्तव्य दिए थे, और मोदी जी ने उसको समेकित करते हुए, और जिस प्रकार से उन्होंने कह दिया कि जो हमको छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और अब जो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम, ये 2025 का भारत है, ये 1947 का भारत नहीं, 1948 जब कबीलिया युद्ध हुआ था उस समय का भारत नहीं, ये 1962 का चीन युद्ध के समय का भारत नहीं, ये 1965 का युद्ध के समय का भारत नहीं, 1971 के समय का भारत नहीं, ये 2025 का भारत है कि कोई भी किसी भी रूप में आतंकवाद या अन्य प्रकार की देश विरोधी गतिविधि करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और माननीय मोदी जी ने यह भी कह दिया कि भारत ने, और जिस प्रकार उन्होंने बताया कि 3 देश छोड़ दें, तो पूरे विश्व ने भारत के काम का विरोध नहीं किया है। स्पष्ट हो गया है, भारत
अपनी सामरिक शक्ति में बढ़ चुका है। और ये जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2047 की ओर हम बढ़ रहे हैं, विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। हर प्रकार से हमारा देश, चाहे वो हमारी आर्थिक केंद्रीकरण और आर्थिक विकास की बात हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक विकास की बात हो, चाहे राजनीतिक स्थिरता देने की बात हो, और चाहे इस प्रकार के सामरिक विकास की बात हो, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर मुद्दे में सफल हुए हैं। और पूरे विश्व ने भारत की जो जीरो टॉलरेंस नीति, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे वो टेररिज्म को लेकर हो, इसको सराहने का काम किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को विश्वास फिर से, जो 2014 के पहले का भारत था, एक निराशा के दौर का भारत था, उसको आशा के दौर में बदलने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में हुआ है। और पूरी सदन इससे उत्साहित भी हुआ है। विपक्ष को भी ये मान भी लेना चाहिए, और जिस प्रकार से गैर तथ्यात्मक बातें उनके द्वारा आई, उनका एक उस तरीके से माननीय गृह मंत्री जी ने, और एक और बड़ा जवाब जो कल एक और ऑपरेशन महादेव करके परसों के दिन, और वो जो 3 आतंकवादी जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया था, हमारे 26 लोग जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली, उनकी हत्या की थी, उनके वो शहीद हुए थे, और उनको एक साथ दंडित। ये भारत 2025 का कोई भी भारत का आतंकवादी अब भारत के बाहर नहीं निकलते हुए उसको भारत में ही दफना दिया जाएगा। इस नीति पर काम किया है माननीय गृह मंत्री सहित माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। और पूरे देश में आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ये जो विजय उत्सव की बात माननीय मोदी जी ने कही थी, और पूरे देश ने उसका संसद के माध्यम से देख भी लिया है। और आगे मैं आभार व्यक्त करता हूं देश की सेना का, देश की खुफिया एजेंसी का, देश की एआई का, जिसके नेतृत्व में ये सब काम हुआ, और आज भारत ने वो मुकाम हासिल किया है, हमारे भारत का झंडा बुलंद किया है। इसके लिए मैं सेना का धन्यवाद करता हूं। सुभाष बराला जी, कल जो है राज्यसभा के भीतर भी चर्चा शुरू हुई, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी। देर रात तक ये चर्चा भी चली है। क्या माना जाए कि विपक्ष के जितने प्रश्न थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उन सभी प्रश्नों का पटाक्षेप हो गया है? देखिए, या हो जाएगा, आज हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जो चर्चा लोकसभा से शुरू हुई थी 2 दिन पहले, यानी कि सोमवार को, अब वो चर्चा लोकसभा के बाद अब कल राज्यसभा में शुरू हुई, और लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और रक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार से बोला, और उसके बाद जिस प्रकार की चर्चा कल राज्यसभा में शुरू हुई, पूरे देश और दुनिया ने प्रतिबिंब जी इस बात को देखा है कि एक बदला हुआ भारत अब पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। एक आत्मविश्वास से भरपूर आज भारत पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। आज आर्थिक रूप से मजबूत भारत पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, और एक आधारभूत ढांचा जिस देश का दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं तथाकथित, उनके बराबर हमारा आधारभूत ढांचा दुनिया देख रही है। और इसके माध्यम से मैं एक बात कह सकता हूँ, चाहे वो पुलवामा का आतंकी हमला हो, या उससे पूर्व के, या फिर हम आकर के पहलगांव की इन आतंकवादी हमलों की बात करें, एनडीए सरकार के दौर में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से लेकर के अब तक घटनाएं हुई हैं। निश्चित रूप से इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन आतंकवादी घटनाएं पूर्व में भी होती थी। पूर्व में जो घटनाएं इस देश के अंदर होती थी, उसमें किस प्रकार का रवैया सरकार का रहता था, किस प्रकार का उत्साह इसका सामना करने के लिए जनता में रहता था, उसमें इसमें एक दिन रात का अंतर अब दिखाई देने लगा है। अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, देश के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा है कि पहले छेड़ेंगे नहीं और फिर छोड़ेंगे नहीं। पहले जितनी घटनाएं हुई थी उसके आतंकवादियों का अंजाम क्या हुआ, जिन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया, और एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो लगभग 11 साल से इस देश के अंदर चल रही है,
उसके दौर में उन आतंकवादियों का, उन विघटनकारी ताकतों का किस प्रकार का हशर हुआ, ये पूरी दुनिया जानती है। और कल राज्यसभा में माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा की थी, उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने विस्तार से अपनी बात रखी है। लेकिन एक बात सबके ध्यान में आती है कि किस प्रकार से एक स्पष्ट नीति जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली थी कि हम आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कहीं कोई देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवादी घटनाओं को प्रश्रय देता है, आतंकवादियों को अपने यहाँ पालने पोसने का काम करता है, तो फिर उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पहले तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम जो किया, एक रणनीतिक रूप में पूरी दुनिया के अंदर ये स्थापित करने का काम किया कि अगर कहीं कोई आतंकवाद का कोई पोषक देश है तो वो पाकिस्तान है। और फिर एक अपना जो दायरा है अंतर्राष्ट्रीय नियमों में रह करके किस प्रकार से आतंकवादियों को और आतंकवाद के पोषक तत्वों को यानी कि पाकिस्तान को जवाब देना है, ये बहुत अच्छे तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारी तीनों सेनाओं ने ये करके दिखाया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरी दुनिया देख रही थी कि धारा 370 की समाप्ति के बाद से और अब तक किस प्रकार से जम्मू कश्मीर देश की और जो विकास की एक मुख्य धारा होती है उसके अंदर शामिल होता जा रहा है। केवल देश नहीं, केवल भारत के नहीं, दुनिया के यानी कि दूसरे देशों के पर्यटक भी यहाँ आते हैं और जम्मू कश्मीर की जो वादियाँ हैं उसका आनंद लेकर के आते हैं। ये नज़ारा पूरी दुनिया देख रही थी। तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जो भारत में कभी न कभी मौका देख करके अस्थिरता पैदा करने का प्रयास करता है तो उसको चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। भारत की खुशहाली, कश्मीर की खुशहाली, क्योंकि उसको लगा था जब धारा 370 हटने की बात आती थी तो एक चर्चा, हमारे ही देश से कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो चर्चा करते थे कि धारा 370 अगर समाप्त हो गई तो देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, कश्मीर में इतना खून खराब हो जाएगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत शांति के साथ सारा कुछ ये प्रोसेस संपन्न हुआ और उसके बाद से लेकर के अब तक जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में शामिल होकर के और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ जब ये चीज़ पड़ोसी देश को बर्दाश्त नहीं हुई, उसने फिर अपने आतंकवादियों को प्रोत्साहित करके घुसपैठ करवा करके यहाँ भेजा और एक जघन्य इसमें वहाँ पर 26 नागरिकों की मौत हुई। और उसके बाद भी जिस प्रकार से एक संयम के साथ पाकिस्तान को और आतंकवादियों को करारा जवाब दिया, जहाँ से पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद जन्मता है, पनपता है, पोषित होता है, उन ठिकानों को चुन चुन करके निशाना बना करके, केवल उन्हीं ठिकानों को निशाना बना करके, देखिए हमारे सुरक्षा बलों की काबिलियत देखिए, हमारी तीनों सेनाओं का जो सामंजस्य है, तालमेल है, आप उसको देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने एक बेहतर तालमेल के साथ सारे जो इस प्रकार की इंटेलिजेंस है उसका उपयोग करते हुए, अपनी तकनीक का उपयोग करते हुए 9 ऐसे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से आतंकवादियों को ताकत मिलती थी, पोषण मिलता था। और 100 से ज़्यादा आंकड़ा, एक बात समझ में आती है, ध्यान में आती है कि आतंकवादियों का उनके जो आका हैं उनको रहा है जिनको नेस्तनाबूद किया। और किस प्रकार से फिर अन्य जो इस प्रकार के सैन्य ठिकाने हैं, एयरबेस हैं, 11 की गिनती अभी तक सामने आती है जो संसद के अंदर चर्चा में आई है। 11 ऐसे अन्य ठिकानों को ध्वस्त जो किया है, मैं समझता हूँ देखिए जिन नागरिकों की हत्या हुई है उनको तो हम वापस लेकर के आ नहीं सकते, लेकिन देश को, उनके परिवारजनों को एक ये तसल्ली हुई है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं को
जिस प्रकार से तालमेल के साथ आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया गया है, उसके कारण से हमारी सेनाएं इस प्रकार का जवाब देती हैं कि हमारे ऐसे परिजन जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनको तसल्ली हो, उनको ये लगे कि एक अच्छा जवाब दिया गया है, तगड़ा जवाब दिया गया है, कड़ा जवाब दिया गया है। और देश की जनता भी अब ये महसूस करने लगी है कि देश के जो राजनीतिक नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उनके नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाएं मिल करके कैसे देश को सुरक्षित रख सकती हैं, कैसे आतंकवादियों को और आतंकवादियों के पोषकों को एक माकूल जवाब दिया जा सकता है, इस प्रकार की चर्चा जो थी सदन के अंदर, उसके माध्यम से मैं समझता हूं देश के अंदर एक मैसेज गया है। एक मैसेज गया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, आपने कहा कि बहुत से आधुनिक देश हैं, लेकिन वो आधुनिक देश भी उनकी हवाई सुरक्षा जो है बहुत चाक चौबंद मानी जाती थी, लेकिन वहाँ पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। चाहे रूस की बात करें, चाहे इजराइल की बात करें, कि भारत में प्रधानमंत्री ने कहा कि 1000 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले करने का प्रयास किया गया पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन एक भी ना तो ड्रोन यहाँ पर हमला कर पाया और ना ही मिसाइल किसी भी क्षेत्र को निशाना बना पाया। ये हमारी चाक चौबंद और कंबाइंड जो हमारी फोर्सेस की जो हमारी रणनीति थी वो बहुत कामयाब रही। अब बात करते हैं आज की। दर्शन जी, चूँकि लगातार मांग की जा रही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष की ओर से, अब संपन्न हो गई है वो चर्चा सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर। अब क्या माना जाए, सुचारू रूप से चलेगा सदन? क्योंकि आज प्रश्नकाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। रेल सुरक्षा से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके की जो हैं चीज़ें परोसी जा रही है, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछे जाने वाला है। और तमाम जो है जनरल कोच में जो है नई व्यवस्था करने की बात जो सरकार ने की थी, रेल मंत्रालय ने की थी, उसको लेकर क्या कुछ कर रही सरकार, उससे जुड़ा हुआ भी महत्वपूर्ण प्रश्न आज पूछा जाने वाला है। क्या आपको लगता है सदन के भीतर क्या कुछ रहने वाला है? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत के रेल मंत्री जी का, भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से रेल में सुधार के काम हुए हैं, चाहे वो कवच ऐप लाने की बात हो और कोरोना काल में आज तक का सबसे बड़ा परिवर्तन मैं कहूँ, विकास में कहूँ, तो वो कोरोना काल में, क्योंकि सारी चीज़ सुविधाएं बंद थी, रेल बंद थी, लेकिन उस समय काम रेल में बहुत द्रुत गति से हुआ है। और जिसके कारण चाहे वो पटरी में सुधार की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिक लाइन बनाने की बात हो, 100% इलेक्ट्रिक लाइन, ये हम उस समय की तुलना करें पिछली सरकार से और हमारी सरकार से, तो उसमें कोई समानता कहीं नहीं दिखाई देती है। और मानिए हमारे रेल मंत्री जी के नेतृत्व में जो लगातार दिन रात मेहनत करते हुए उन्होंने रेल की सुविधाएं कैसे बढ़े, कैसे आम जनता के लिए सुविधाजनक हो सके, उसके लिए लगातार प्रयास किए। और मैं तो ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि रेल की जहां तक बात है तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में तो सबसे सर्वाधिक लंबी रेल लाइन सभी जोन की वहां पर लगी है। इसके लिए मैं तो अतिरिक्त ध्यान उस पर देता ही हूँ, प्रयास भी करता हूं। और मैंने जो भी कहा है उसको माननीय मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से लिया, उनको समस्या हल करने का काम किया है। और जहां तक रेल के साथ साथ अन्य मुद्दे जो आ रहे हैं उनमें भी, रेल में भी, चाहे वो हमारे जनरल कोच बढ़ाने की बात हो, चाहे यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने की बात हो, चाहे अमृत स्टेशन को और विकसित करने की बात हो, चाहे रेल के बजट में पहले से और अंतर अब धीरे धीरे आते भी जा रहा है और रेलों का बजट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, बजट की बात हो, तो हर प्रकार से सुविधा देने का काम आज रेल मंत्रालय ने किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। अन्य जो भी हमारे प्रश्न आज के संबंधित 6 विभागों से आ रहे हैं, उनमें से OTT प्लेटफॉर्म जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हमारी विचारधारा है, संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, और जो भी संस्कृति पर किसी भी प्रकार से प्रहार करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। और उसको लेकर हमारे माननीय सदस्यों द्वारा भी बार बार इस बात को उठाया जाता है और उसको परिणति पर ले जाने के लिए इस प्रकार के विधान में परिवर्तन करते हुए और ऐसे कड़े से कड़े नियम बना के जो हमारी संस्कृति के लिए घातक हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के जो मुद्दे हैं उन सबको भी प्रश्नों के माध्यम से हो, चाहे हमारे नए बिल लाने के माध्यम से हो, उन सब को समाहित करते हुए, क्योंकि ये मैंने कहा पहले भी कि ये 2025 का भारत जो थोपे हुए कानून थे
1958 का ये मर्चेंट शिपिंग बिल चल रहा था, उसको बदलने का काम किया। और न केवल बदलने का, उसको सहूलियत, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे हमारी सेना का उन्नयन की दृष्टि से हो, और चाहे हमारी समुद्री ताकत को भी दिखाने की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से इन सबको और मजबूत कैसे किया जा सकता है। क्योंकि हमारी हम थल सेना की बात करें, चाहे जल सेना की बात करें, चाहे वायु सेना की बात करें, तीनों सेनाओं ने, अब भारत ने बहुत प्रगति की है। इसका नमूना हमने अभी कुछ दिन पहले ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें देख लिया। उसके बाद ऑपरेशन महादेव ने हमने जो सफलता पाई उसमें भी हमने देख लिया। इसके पहले भी चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, इन सब में भी हमने माकूल सफलता, और जो हमने सोचा वो हमने पाया। और इस प्रकार का काम करने का काम हमारी सेना ने किया है। मैं सेना का आभार व्यक्त करता हूं। और इस सब के लिए यदि कोई, वैसे तो पूरा देश उस ओर बढ़ चला है, लेकिन नेतृत्व, मैं एक बात कह रहा हूं, यदि भैया 100 शेर है और उनका नेतृत्व एक शेर करे तो शेर भी शेर जैसे मिमियाने लगेंगे। लेकिन 100 शेर हैं और उनका नेतृत्व एक शेर करे तो शेर भी शेर जैसे दहाड़ने लगते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। इन्होंने न केवल स्थिरता दी है पूरे विश्व को, आज विश्व के सामने भारत जिस दिशा में आज चल पड़ा है, जो अतीत भारत का था 33% व्यापार पर 1857 के पहले केवल भारत का कब्जा और भारत विश्व गुरु कहलाता था। भारत के पास जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए तो केवल कोई अन्य, उनका तो एक ही हेतु था कि कैसे वो भारत को लूट सकें। इसका मतलब है भारत पहले से ही समृद्ध था, लेकिन बीच का जो कालखंड रहा उस कालखंड में भारत ने जो पराभव देखा, उस पराभव को फिर से विकसित अवस्था में लाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और उसको हम विभिन्न नियम कानूनों में जो शिथिलता थी, जो थोपे गए कानून थे, 1835 का जो एक्ट था अंग्रेजों के जमाने का, उसको जैसा का तैसा थोपा गया। 1935 का एक्ट, और आपने कहा कि जो है हम लोग विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहे हैं, और जो हमारी सामरिक शक्ति है और जिस तरीके से आत्मनिर्भरता जो है हमारी डिफेंस सेक्टर में बढ़ती जा रही है, जिसका नमूना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है OTT प्लेटफॉर्म का वैसे तो लोकसभा के भीतर पूछा जाने वाला है, लेकिन जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ था, सरकार की एक बड़ी घोषणा हुई थी, 25 OTT प्लेटफॉर्म्स जो अश्लील कंटेंट परोस रहे थे उन पर बैन लगा दिया गया जी। उस संदर्भ में ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न? देखिए प्रतिबिंब जी, ये जो प्रश्न है ये वास्तव में जो समसामयिक विषयों में से एक बहुत बड़ा विषय है। OTT प्लेटफॉर्म का किस प्रकार से अश्लीलता परोसने का काम करते हैं। देखिए, पश्चिमी सभ्यता और हमारी सभ्यता में एक दिन रात का अंतर है। उनके रहन सहन में और हमारे रहन सहन में एक दिन रात का अंतर है। हमारी सभ्यता इसी प्रकार की है कि उसको पूरी दुनिया सम्मान की दृष्टि से देखती है। और ये आज से नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो के अपने भाषण में, बहुत छोटे से भाषण में, 4 मिनट के भाषण में जब अपनी शुरुआत की थी, माई अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसी से एक जो संदेश दिया था, आज उस संदेश के विपरीत जो OTT प्लेटफॉर्म जो परोस रहे हैं, जिस प्रकार की संस्कृति वो परोस रहे हैं, वो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती। वो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको तहस नहस करने का काम करती है। हमारी जो परंपराएं हैं, पारिवारिक हमारी जो परंपराएं हैं, उनको ध्वस्त करने का काम करती हैं। और हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम इन प्लेटफार्म के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए, बहुत लंबे समय से इस बात की एक मांग उठ रही थी कि इस प्रकार से जो अश्लीलता परोसी जाती है, जो गलत चीज़ें उसके माध्यम से परोसी जाती हैं, वो खास करके हमारे तरुण और हमारे युवाओं को भटकाने का काम करती है। होना क्या चाहिए, देश का जो भविष्य है उसको हमारी महान सांस्कृतिक जो विरासत है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, वो सर्वे भवन्तु सुखिने की बात करती है। यानी कि इस प्रकार की महान सांस्कृतिक विरासत के दर्शन हमारे युवाओं को होने चाहिए। कैसे युवा
अपना स्वयं का योगदान दे करके पहले तो अपने स्वयं के निर्माण में काम करें। स्वयं का निर्माण भी हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, धरोहर है, उसके आधार पर हो, ना कि पश्चिमी सभ्यता के आधार पर, पश्चिमी मूल्यों के आधार पर। ये भारतीय मूल्यों के आधार पर उसका एक युवा का निर्माण होना चाहिए। और एक अच्छे युवा का, यानी कि एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करके अच्छे समाज का निर्माण करते करते कैसे हम हमारे भारतवर्ष को पुनर्वैभव पर लेकर के जाएं, इस प्रकार की चिंता होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, युवाओं का ध्यान भटका जाता है, युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के प्लेटफार्म पर जिस तरह से रोक लगाने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, वो निश्चित रूप से भविष्य के अंदर, ये तो एक शुरुआत है, बहुत सुखद परिणाम इस प्रकार के जो स्टेप उठाए गए हैं और ख़ास करके OTT के मामले में, और ये बहुत सुखद परिणाम मैं समझता हूँ प्रतिबिंब जी लेकर के आएगा ये कदम। और भविष्य में इसकी जगह अन्य जो प्लेटफार्म हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, वो भी अपने विचार को बदलने का काम करेंगे। उनको भी लगेगा कि अब युवाओं तक पहुंच बनाने का ये ठीक रास्ता नहीं है। इसलिए हमारी जो सांस्कृतिक, महान सांस्कृतिक विरासत है, हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, उनको सामने लेकर के एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण किस प्रकार से हो, उसको सामने रख करके युवाओं को वर्तमान में जो चीज़ परोसी जा रही है उसके अलावा तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहां उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी, किस प्रकार से हम दुनिया के अंदर तकनीक के मामले में सर्वोच्च थे, दुनिया भारत का अनुसरण करती थी, भारत दुनिया का अनुसरण नहीं करता था। इस प्रकार की जो विरासत की जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ इस प्रकार के अगर प्लेटफार्म ऐसी जिम्मेवारी लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास मुझे लगता है करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार का जो इस प्रकार के विषयों के अंदर फोकस रहता है, कैसे पूरे देश को एक करके लेकर के जाए, कैसे सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास उसके अंदर शामिल हो। मैं समझता हूँ सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब अच्छे समाज का निर्माण होगा, और अच्छे समाज का निर्माण तभी होगा जब अच्छे व्यक्ति का निर्माण होगा। तो इस प्रकार के जो कदम उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है वो सराहनीय कदम है, और इसके ऊपर और आगे बढ़ करके कोई न कोई विषय आएगा जिसके माध्यम से हम युवाओं को एक दिशा देने का काम करें। जी हाँ, और युवाओं को दिशा देने के लिए और अपने देश के छात्र छात्राओं को दिशा देने के लिए 5 बरस पहले नई शिक्षा नीति भी इंट्रोड्यूस की गई। 5 बरस कल पूरे हो गए। शिक्षा मंत्री ने उस पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित था नई दिल्ली में, उसको संबोधित भी किया, और उन्होंने कहा भी कि विकसित भारत का जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री ने, नई शिक्षा नीति के माध्यम से उसे पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। और जो ये कंटेंट क्रिएटर हैं OTT के लिए, वो भी ऐसे ही जो है विद्यार्थी सीख के नई शिक्षा नीति से अच्छे अच्छे कंटेंट जो है तैयार करेंगे और अपना जीवन भी सुधारेंगे और देश को भी एक नई दिशा दिखाएंगे। आप दोनों आए, समय निकाला और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना होगा। जी, एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी हाँ, अगर बात कर लें प्रश्नकाल की, तो लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है, आज भी होगी। आज जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बंटी विवेक साहू संचार मंत्री से साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल कनेक्शन के बारे में सवाल करेंगे। वो प्रश्न के माध्यम से जानना चाहेंगे कि जाली दस्तावेज के माध्यम से प्राप्त या साइबर अपराधों में प्रयुक्त मोबाइल कनेक्शनों की संख्या का ब्यौरा क्या है। साथ ही वे स्थान भी बताएं जहां कथित तौर पर ऐसे अपराध सबसे अधिक हो रहे हैं, और क्या सरकार ने सिम कार्ड जारी करने के लिए KYC प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है या सुदृढ़ करने की योजना बनाई है। यदि बनाई है तो उसका ब्यौरा क्या है। नौगोंग असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई
कोयला मंत्री से जानना चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड्स कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा लेडो के टिकक कोलियरी क्षेत्र में कोयला खनन अपशिष्ट के डंपिंग का ब्यौरा किया है। साथ ही डंपिंग ग्राउंड द्वारा कब्जा की गई भूमि और वहां डंप किए गए अपशिष्ट की मात्रा और इससे प्रभावित परिवारों की संख्या क्या है, और क्या कोल इंडिया लिमिटेड की तिनसुकिया जिले में कोई नया कोयला डंपिंग ग्राउंड बनाने की योजना है। यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा क्या है। मलप्पुरम केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर रेल मंत्री से जानना चाहेंगे दक्षिण रेलवे द्वारा अपने निरीक्षण में की गई सिफारिश के अनुसार रेलगाड़ी संख्या 16325 16326 नीलांबुर कोट्टायम एक्सप्रेस में सामान्य श्रेणी के यात्रियों के बैठने के लिए अतिरिक्त डिब्बों और एक एसी चेयर कार उपलब्ध कराकर इसकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए त्रिवेंद्रम और पलक्कड़ डिवीजन द्वारा की गई सिफारिशों की वर्तमान स्थिति क्या है। जयनगर पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रतिमा मंडल प्रधानमंत्री से फ्लैगशिप पहल पर सरकारी सहायता से जुड़ा सवाल करेंगी। उनका सवाल होगा कि सरकार डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन और कृषि निगरानी जैसी फ्लैगशिप राष्ट्रीय पहलों को सहायता प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार करने की योजना बना रही है। सतना मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गणेश सिंह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार द्वारा विशेषकर मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कोई सौर पार्क, पवन ऊर्जा परियोजना या जैव ऊर्जा क्लस्टर योजना कार्यान्वित की जा रही है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। औरंगाबाद महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद संदीपन राव आसाराम भूमरे रेल मंत्री से कवच प्रणाली के कार्यान्वयन से जुड़ा सवाल करेंगे। सरकार द्वारा देश में रेल यात्री सुरक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए कौन कौन से विभिन्न कदम उठाए गए हैं। क्या 30 जून 2025 तक रेलवे के सभी जोन्स में कवच प्रणाली लागू कर दी गई है। यदि कर दी गई है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यदि नहीं तो इसके विशेष रूप से महाराष्ट्र के संदर्भ में क्या कारण है। नंदुरबार महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद एडवोकेट गोवाल कागड़ा पाडवी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या सरकार ने पवन ऊर्जा क्षमता संवर्धन की वर्तमान स्थिति का आकलन किया है। यदि किया है तो उसका ब्यौरा क्या है। देश में पवन ऊर्जा उत्पादन में अधिकतम योगदान देने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है। क्या डेवलपर्स को भूमि अधिग्रहण और ट्रांसमिशन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि करना पड़ रहा है तो उसका ब्यौरा क्या है। इरोड तमिलनाडु से द्रविड़ कशकम के सांसद के प्रकाश रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को इरोड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से वहां के लोगों के समक्ष आ रही रेलवे सेवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनुरोध प्राप्त हुआ है। यदि हुआ है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं। जालना महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर कल्याण वैजीनाथराव काले संचार मंत्री से महाराष्ट्र में 4G और 5G नेटवर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के माध्यम से सरकार द्वारा देश भर में 4G नेटवर्क को 5G नेटवर्क में अपग्रेड करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। महाराष्ट्र में अब तक अपग्रेड किए गए मोबाइल टावर्स की संख्या और ब्यौरा क्या है और उनका विवरण क्या है, और शेष टावर्स को 5G नेटवर्क में कब तक परिवर्तित किए जाने की संभावना है। बंगलुरु दक्षिण कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या सूचना एवं प्रसारण मंत्री से जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकवादी हमले के संबंध में फर्जी खबरों, फर्जी खातों और दुष्प्रचार से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है।
टीवी चैनल्स और समाचार पत्रों जैसे पारंपरिक मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑपरेशन सिंदूर की रिपोर्टिंग में संवेदनशीलता बरतने का निर्देश देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपायों का ब्यौरा किया है। कंधमाल ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुकांत कुमार पाणिग्राही खान मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने उड़ीसा के कंधमाल और बौद्ध जैसे आकांक्षी जिलों में जहां सक्रिय रूप से प्रमुख खनन कार्य नहीं हो रहे हैं में जिला खनिज फाउंडेशन निधि के उपयोग के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं या जारी करने का कोई प्रस्ताव है। दौसा राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद मुरारी लाल मीणा रेल मंत्री से प्रश्न करेंगे कि बुधनी से इंदौर नई ब्रॉड गेज लाइन परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि की मात्रा और अब तक वितरित मुआवजे की राशि का ब्यौरा क्या है। क्या भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में कोई असमानता विसंगति देखी गई है, उसका ब्यौरा क्या है। जलगांव महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्मिता उदयवाग सूचना एवं प्रसारण मंत्री से OTT प्लेटफॉर्म्स के विनियमन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। जानना चाहेंगी कि क्या सरकार ने अश्लील, व्यस्क, हिंसक या सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील सामग्री के प्रसार को रोकने और कानूनी एवं नैतिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को विनियमित करने हेतु प्रभावी उपाय किए हैं। यदि किए हैं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। नामक्कल तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सांसद माथेश्वरन VS रेल मंत्री से ट्रेनों की टक्कर से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। हाल ही में कुड्डालोर दक्षिण रेलवे में हुई टक्कर सहित पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेलवे फाटकों पर चलती ट्रेन, वाहनों या पैदल यात्रियों से जुड़ी हुई दुर्घटनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है। क्या ये सच है कि ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर के समय सेमन कुप्पम स्थान पर मानव युक्त संपार फाटक खुला हुआ था? यदि हाँ तो क्या मानवीय लापरवाही और स्वचालित इंटरलॉकिंग प्रणालियों की अनुपस्थिति को दुर्घटना के कारणों के रूप में पहचाना गया था? यदि पहचाना गया था तो उस उक्त टक्कर में कितने छात्र मारे गए थे और कितने घायल हुए थे। जयपुर ग्रामीण राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राव राजेंद्र सिंह रेल मंत्री से फुलेरा राजस्थान में कॉनकोर परियोजनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के पास कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित कंटेनर्स की संख्या का वर्षवार आंकड़ा है। यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार के पास पिछले 10 वर्षों के दौरान कॉनकोर द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या और पैमाने पर राज्यवार आंकड़े क्या है। यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। खेड़ा गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद देवू सिंह चौहान संचार मंत्री से गुजरात में 4G सेवाओं के रोल आउट से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और पूछेंगे कि देश भर में विशेष रूप से गुजरात में 5G नेटवर्क की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में 5G बुनियादी ढांचे की स्थापना में तेजी लाने की योजना बना रही है। यदि ऐसा है तो इस संबंध में सरकार द्वारा की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है और गुजरात में 5G सेवाओं की व्यापक उपलब्धता के लिए अपेक्षित समय सीमा क्या है। नैनीताल उधम सिंह नगर उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय भट्ट रेल मंत्री से उत्तराखंड में नई रेलवे लाइनों ट्रेनों से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। वो माननीय रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नई रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को परियोजनावार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है। विलुपुरम तमिलनाडु से विदुथलाई चिरुथाईगल काची के सांसद डॉक्टर डी रवि कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए कार्यनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, जो मानवाधिकारों और गोपनीयता को प्राथमिकता देते हुए जवाबदेही, सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करें। महबूबनगर तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के सांसद DK अरुणा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री से प्रश्न करेंगी कि क्या सरकार अनुसंधान एवं
विकास के अंतर्गत निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बना रही है या लागू कर रही है? यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में विशेषज्ञों की राय ली गई है? यदि ली गई है और विचार किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है? बांसवाड़ा राजस्थान से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रूत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से पूछेंगे कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन करने वाले और लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या का ब्यौरा क्या है। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री परमाणु ऊर्जा, कोयला, संचार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, पृथ्वी विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रसारण, खान, अल्पसंख्यक कार्य, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, संसदीय कार्य, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन योजना, रेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित कुल 20 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न कोयला मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी देंगे। 3 प्रश्न संचार मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। एक प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान खान मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 7 प्रश्न रेल मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न अंतरिक्ष मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें शिक्षा मंत्रालय से 5, सहकारिता मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से 2-2 प्रश्न, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से 1-1 प्रश्न पूछे जाने सूचीबद्ध हैं। आइए नजर डालते हैं आज पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। गुजरात से बीजेपी के सांसद रमीलाबेन बेचराभाई भाई 12 का प्रश्न जनजातीय कार्य मंत्रालय से होगा। प्रश्न है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान से संबंधित विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले जनजातीय नागरिकों की अनुमानित संख्या कितनी है। महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का प्रश्न महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है। WCD योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं का सशक्तिकरण से संबंधित उनका प्रश्न है। उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी का प्रश्न कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से है। ड्रोन शक्ति पहल से संबंधित वो जानकारी हासिल करना चाहती हैं कि किन किन क्षेत्रों में ड्रोन शक्ति पहल के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा का प्रश्न सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। उनका प्रश्न है कि विगत 3 वर्षों के दौरान बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत जिलावार कितने मामले दर्ज किए गए हैं। क्या सरकार ने बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के विरुद्ध अत्याचार की बढ़ती घटनाओं की संख्या के कारणों का आकलन किया है। आंध्र प्रदेश से युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी के सांसद एस
निरंजन रेड्डी का प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से है और वो जानना चाहते हैं कि क्या पीएम पोषण के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्तित किए गए खाद्यान्न के समय पर उपयोग के संबंध में स्कूलों द्वारा रिपोर्ट देने हेतु कोई यंत्र स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक राव शंकर राव चौहान का प्रश्न मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से है और वो जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से देश में पशुपालकों के लिए वर्चुअल रूप से एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुभाष बराला का प्रश्न सहकारिता मंत्रालय से है और वो जानना चाहते हैं कि सहकारी भंडारण योजना के अंतर्गत गोदाम का राष्ट्रीय स्तर पर मानचित्रण किया गया है। क्या सहकारी भंडारण अवसंरचना को सशक्त बनाने के लिए कोई वित्तीय या नीतिगत हस्तक्षेप प्रस्तावित किए गए हैं। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद लहर सिंह सोरैया का प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से है। वो जानना चाहते हैं कि क्या सरकार बेंगलुरु जैसे शहर में यातायात की भीड़ भाड़ से निपटने के लिए स्मार्ट मोबिलिटी मिशन के माध्यम से मोबिलिटी क्रांति लाकर अभूतपूर्व परिवर्तन करने पर विचार कर रही है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा का प्रश्न सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। वो जानना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए वर्तमान में कार्यान्वित योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सहकारिता, शिक्षा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, गृह, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कौशल विकास, उद्यमिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित 15 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न सहकारिता मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह देंगे। 5 प्रश्न राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 प्रश्न मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह देंगे। 1 प्रश्न राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देंगे। 2 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देंगे। 1 प्रश्न राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम देंगे। राज्यसभा में 1 प्रश्न महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी देंगी। संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे लोकसभा की और राज्यसभा की आज की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।